हाँ जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं कह रहा था तुमसे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन। ये जो बैलेंसेज, ये जो ट्रायल बैलेंस गिवन है, ये बुक्स ऑफ निरंजन का है। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो 3 चीज़ें बनानी है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनानी है बेटा, और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसमें से हमें छांटना है कि कौन सा ट्रेडिंग में, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगे। और कुछ यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट है, एक एक करके बात करते हैं। पहले आप मुझे बताओ कैपिटल कहाँ जाएगा? बोलो बेटा। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट, सैलरीज, बैड डेट्स, सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर एसेट्स, है ना, बिल्स पेबल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पेटेंट्स एसेट्स में, ड्राइंग लाइबिलिटीज में, कैपिटल में से क्या करते हैं इसे, प्लांट एंड मशीनरी, परचेजेस ट्रेडिंग में, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। नेम ट्रेड एक्सपेंस है लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट जो है बेटा, ये आपका एसेट्स। और ध्यान रखना, ये जो 6% इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ना, ये दिख रहा है आपको 6%, ये जो 6% इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी एक तरीके का एडजस्टमेंट है। और जब इन्वेस्ट आप करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट का रेट गिवन है कि हमने इन्वेस्ट किया, उस पर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी। कैश एसेट्स होता है, और मिसलेनियस इनकम हमारे लिए इनकम है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए जी, अब इसके बाद एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट में बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या होता है? 2 जगह जाता है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट में है वो कम से कम 2 जगह जाएगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर, और एक बैलेंस शीट में। बेटा डेप्रिसिएशन 2 जगह, एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और बैलेंस शीट में से माइनस होता है। वेजेस और सैलरी दोनों आउटस्टैंडिंग है। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा बैलेंस शीट में। और ये बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, और प्रोविजन फॉर डेटर्स। ये तीनों चीज़ें जो हैं P&L अकाउंट में भी जाएंगी, और साथ में बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस हो जाएगा जाके। कहाँ से? वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट जो हमने, ये इन्वेस्टमेंट जो किया था ना ऊपर 5 लाख रुपए का, ये इन्वेस्टमेंट हमने किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2021 में। और वो जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अभी तक कोई इंटरेस्ट मिला नहीं। जबकि बेटा जब जुलाई में इन्वेस्ट आपने किया है, तो जुलाई से लेके मार्च तक, साल हमारा एंड हो रहा है मार्च तक, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट हमारा बनता है। समझ में आई बात? जुलाई से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट बनता है। तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने तकरीबन होते हैं। 9 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था, इन्होंने बता दिया हमें कोई इंटरेस्ट अब तक मिला नहीं है। तो ऐसे इंटरेस्ट जो हमें मिले नहीं होते हैं उसे कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। और ये एक्रूड इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाता है और बैलेंस शीट में भी जाता है। समझ में आई बात? अब दूसरी चीज़ ध्यान से रखना, जब इस क्वेश्चन को पूरा आप पढ़ लो तो ये जो एडजस्टमेंट नीचे पड़े हैं ना, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिए किसके पीछे एडजस्टमेंट है। जैसे डेप्रिसिएशन प्लांट, डेप्रिसिएशन मशीनरी और फर्नीचर पे लगने वाला है, तो फर्नीचर में एक एडजस्टमेंट है हमारे पास, और एक मशीनरी में एडजस्टमेंट है। तो ध्यान रखेंगे जब ये करेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मशीनरी में एडजस्टमेंट है, या तो कुछ प्लस माइनस होने वाला है, तो उसके पीछे या तो स्पेस छोड़िए या इसको सबसे एंड में कीजिए। बेटा वो सेम ही चीज़ है, उन्होंने लिखा नहीं है सेम चीज़। वेजेस 50,000 एंड सैलरी, तो वेजेस की अगर बात करें तो ये रहा वेजेस, ये भी एडजस्टमेंट है बेटा इसमें भी, और सैलरीज जो है उसमें भी आपको एडजस्टमेंट मिल रहा है। उसके बाद आइए सर, बैड डेट्स डेटर में जाता है बेटा,
तो एक तो बैड डेट्स में भी ये प्लस माइनस होता है और आपका सन्डे डेटर जो होता है ना उसके अंदर भी आता है, तो ये भी आपके एडजस्टमेंट में कवर हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो है उसके पास भी एडजस्टमेंट है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और ये इधर से 5 6 7, ये 7 जो है ना ये आपका एडजस्टमेंट है। इन एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रख के ही आपको ट्रेडिंग बनाना है। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप देखा जाए, ट्रेडिंग से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है जो कि किसके साथ था बेटा, वेजेस में था। बाकी नॉर्मल है ट्रेडिंग अकाउंट तो आप बना सकते हैं, बना सकते हो ना। तो चलो पहले हम लोग ना ऐसा करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। आओ जी फॉर्मेट बनाओ फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट बन गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते थे बेटा, ओपनिंग स्टॉक। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा बच्चा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू चेक करते हैं सर। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 4,50,000। इसके बाद याद है आपको, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग लिखा करते थे परचेजेस। अच्छा, परचेज जब भी लिखते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि परचेज रिटर्न है कि नहीं। क्या क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी है सर परचेज रिटर्न? चेक करो। अच्छा जी, तो पहले परचेज की वैल्यू बताइए, उसके बाद मुझे परचेज रिटर्न। सॉरी, 29,50,000 माइनस परचेजेज रिटर्न। नहीं, मैंने तो उसकी भी सुन ली थी, लेकिन मैं एक बार खुद चेक कर रहा था कि उतना ही वैल्यू है या नहीं। 40 है। 29,50,000 में से 40 गया तो बेटा ये 29,10,000 हो गया सर। अच्छा, ओपनिंग परचेज लिखने के बाद हमें पता है यहाँ पे तो फिक्स चीज़ है, यहाँ पे सेल्स आता है। जब सेल्स लिखेंगे तो आपको सेल्स रिटर्न भी चेक करना है। चेक करो सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों है क्या है। सेल्स कितना है बेटा, 43,50,000 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एक बार देख लेते हैं बेटा। सेल्स रिटर्न हमारे पास 70,000। बता बड़े बच्चे कितना आएगा, सॉरी 42,80,000। अब क्या करना है सर, अब तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं और क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो आप देख के बता सकते हो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा 7,50,000। अब क्या करना है सर, अब चाहिए मुझे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने उसके आगे तो पहले लिख दिया था कि कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन सी चीज़ें जाएंगी। तो आप अगर ध्यान से देखो तो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ एक ही चीज़ आई थी, वो भी था वेजेस, है ना। यहाँ पे देखो तो ट्रेडिंग की बाकी सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, सिर्फ एक चीज़ रह रहा था और वो है वेजेस। वेजेस है हमारे पास 4 लाख। लेकिन बेटा वेजेस के साथ ना हमारा एक एडजस्टमेंट भी है। वेजेस है हमारा 4 लाख का और इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ लिखा। और एडजस्टमेंट है या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा बच्चा, माइनस होगा। तो एडजस्टमेंट है क्या, ये पढ़ लें ज़रा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट जो है वो है आउटस्टैंडिंग का है। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब होता है वो वेजेस जिसका बेनिफिट हमने ले लिया, हमने पेमेंट नहीं करा। इसका ये भी मतलब है कि इसका एक्सपेंस तो इसी ईयर का है, हम पेमेंट अभी तक कर नहीं रहे लेकिन बेनिफिट तो इसी साल लिया है ना। तो ये वेजेस यहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं बच्चे, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड में लिखा आउटस्टैंडिंग वेजेस, और वो आउटस्टैंडिंग वेजेस की जो वैल्यू है बच्चा वो है 50,000। इसको टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा जी 4,50,000। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और भी है। अब हम क्या करें बेटा, इसका बैलेंस निकालेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया सर। इसका बैलेंस करके तो फटाफट इसका बैलेंस निकालो और मुझे बताओ कि इसका बैलेंस क्या आ रहा है। पहले आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। तो इसका टोटल आ गया जी 50,30,000। क्रेडिट साइड ज़्यादा है क्यों सर, 50,30,000 और उसमें से डिफरेंस निकालेंगे बेटा।
डिफरेंस में आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया सर? 12,20,000। 12,20,000 का आपका आ गया। एक बार आप चेक कर लो अच्छे से। और उसके बाद आ जाओ जी प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे। उसके बाद आप बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आंसर आया था ना बेटा, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे जो आंसर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है 12,20,000। उसके बाद आपको इधर इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही लिस्ट ये लिखवा दी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाएगी, है ना सर? तो वहाँ से एक एक करके आप चेक करेंगे, हमेशा एक एक करके चेक करते जाएंगे। जिसमें एडजस्टमेंट है वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो पीएनएल की चीज़ है तो आपको एक स्पेस छोड़ देना है कि प्लस माइनस पॉसिबल है, या तो उसको बाद में लिखिए बिल्कुल ही जब एडजस्टमेंट करेंगे तब। तो मैं एक एक करके रीड कर रहा हूँ, आप बुक की तरफ देख लो। तो सर सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल आता नहीं बेटा, ओपनिंग स्टॉक नहीं, फर्नीचर नहीं, सेल्स नहीं, परचेज रिटर्न नहीं, रेंट आएगा। और रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम रेंट को यहाँ लिखेंगे। रेंट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 50,000 जी। रेंट की वैल्यू हो गई बेटा 50,000। रेंट के बाद हमारे पास है सैलरी, लेकिन एडजस्टमेंट है, बेड डेट्स उसमें भी एडजस्टमेंट है तो इसको नहीं लिखते। फिर हम आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसकी वैल्यू है बेटा 60,000। देखो जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको बुक से मैच करना है। आप सिर्फ इधर देखोगे तो काम नहीं चलेगा। चेक करो मैंने वहाँ पे रेंट कहाँ से लिया, उसमें एडजस्टमेंट नहीं था। एडवर्टीजमेंट लिया, उसमें भी एडजस्टमेंट नहीं था। उसके नीचे पेटेंट्स है, ये एसेट्स का पार्ट होता है। ड्राइंग लाइबिलिटी में जाता है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में जाता है, परचेजेस ट्रेडिंग में जाता है, इंश्योरेंस इसी में आएगा बेटा, इंश्योरेंस। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इंश्योरेंस में, तो हम यहाँ लिख देंगे जी 15,000। इंश्योरेंस में सेल्स रिटर्न है, उसके बाद ये नहीं आएगा। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस ये आएगा बेटा। अच्छा जी, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 20,000 है। उसके बाद वेजेस है, ये नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट आता है लेकिन देखेंगे बाद में। सन्ड्री क्रेडिटर, कैश और मिसलीनियस इनकम है बेटा। मिसलीनियस इनकम क्रेडिट साइड आता है। मिसलीनियस इनकम कहते हैं जो छोटे मोटे इनकम होते हैं ना, जिसको हम मिला के लिख दे रहे हैं सारी इनकम को, सेपरेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं उसकी। 12,000 ये हमने ट्रायल बैलेंस से लिख लिया इन सारी चीज़ों को। अब हमारी अब बारी आएगी एडजस्टमेंट पे, चलेंगे एक एक करके। हम देखेंगे कौन सा एडजस्टमेंट आता है और किसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो तो बेटा क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे था क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आता ही नहीं है। उसके बाद डेप्रिसिएशन बाय 10% और फर्नीचर का कितना परसेंट? 20%। फिर वेजेस और सैलरीज का आउटस्टैंडिंग है। तो मैं इसमें डेप्रिसिएशन तो निकाल सकता हूँ ना? बताइए डेप्रिसिएशन किस साइड जाएगा बेटा? बोलो। डेबिट साइड जाएगा। तो डेप्रिसिएशन किसका निकालना है पहले बताओ तो? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो बेटा मशीनरी की जो वैल्यू है आप देखो, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है 2,40,000 और इसका क्वेश्चन ने बोला है कि इसका डेप्रिसिएशन आपको लेना है सर 10%। सही चल रहा है? कितना आएगा बेटा?
24,000, वेरी गुड। फिर ऐसे ही एक और डेप्रिसिएशन निकालना आपने, डेप्रिसिएशन निकालना है सर, किसका निकालना है? फर्नीचर का। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बताओ बेटा फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कितनी है? हाँ जी, फर्नीचर की वैल्यू है 15,000 और उसका लेना है 10%। 20% है, ओके। तो 20% अगर इसका लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 3,000। और नीचे बस यहाँ तक डेप्रिसिएशन लिख लिया हमने। उसके बाद हम एडजस्टमेंट आते हैं वेजेस का और सैलरी का आउटस्टैंडिंग था। किसका था बेटा? था, देखो उसके नीचे एडजस्टमेंट में है लिखा हुआ वेजेस एंड सैलरीज है। तो बेटा वेजेस एंड सैलरी यहीं लिखेंगे आप। यहाँ लिखता हूं मैं सैलरीज और सैलरी की वैल्यू लिख देता हूँ। क्वेश्चन में सैलरी की वैल्यू है सर 2,40,000। क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो इसलिए मैंने अंदर लिख दिया। और सर एडजस्टमेंट की कहानी क्या है? उसमें जो एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं बेटा? वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को हम लोग करते हैं ऐड, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या करते हैं? कितना है? 20,000। टोटल करेंगे बेटा ये आएगा 2,60,000। समझ में आई बात? चलिए जी, अब ध्यान से समझना, इसमें जो मेन एडजस्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है। इधर देखो, एक है बैड डेट्स वाला, ये जब मैं अकाउंट बनाऊँ बैलेंस शीट बनाऊंगा ना उसमें देखेंगे। और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट नहीं मिला है वो तो हमारी इनकम है कि नहीं है? है बेटा, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट्स होता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट नहीं मिलना हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, और नहीं मिला है तो भी लिखना है। इनकम अगर इसी साल का है तो लिखना है, चाहे वो मिला हो या फिर नहीं मिला हो। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से हमें लिखना होता है बेटा। इधर देखो बच्चे, हम यहाँ आएंगे, ध्यान से समझना क्या लिख रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्रूड इंटरेस्ट की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर पहले से इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट होता तो उसमें ऐड करता एक्रूड कर। गुरुजी लिखना नहीं है, पहले समझ लो। यहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पहले से होता तो मैं कुछ वैल्यू लिखता फिर एक्रूड कर देता। अभी 1 रुपये भी नहीं है। अब ध्यान से समझो कि जो इंटरेस्ट था बेटा कैसे निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट हमने कितने का किया था, एक बार चेक करो आप लोग। देखो जरा, देख के बताओ कितना किया था। तो बेटा आप ये 5 लाख पे आप इंटरेस्ट निकालोगे, और इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में गिवन है वो भी देखो कितना परसेंट है। वेरी गुड, ये हो गया जी 6%। अब ये इंटरेस्ट पूरे 1 साल का, लेकिन हमें कितने दिन का निकालना है? 9 महीने का। सर 9 महीने कैसे डिसाइड किया? क्वेश्चन ने बोला था जुलाई में आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो जुलाई से मार्च तक 12 महीने होते क्या? जुलाई से मार्च काउंट कर लो नालाई को। तुम बोलोगे सब मान लेंगे। तुम अभी 6 की जगह 12% बोलते ना, अभी सब लोग 12 ही बोल रहे होते। काउंट करा? ठीक, चलो मैं मान लेता हूँ तुम काउंट कर रहे होगे 9 महीने। अब इसका निकाल लेंगे आप। निकाल के मुझे बताओ वैल्यू क्या आई, खुद से कैलकुलेट करो एक बार। इसे कैलकुलेट करके बताओ कितनी आई। जल्दी बताओ। बता बेटा, बता कितना आया। तो ये आया बेटा 22,000
क्लियर है सर? अभी मैंने ना क्या करा, अब ध्यान से देखना, मैंने सारे एडजस्टमेंट आपको बताए, मैंने क्लोजिंग स्टॉक समझा दिया आपको, डेप्रिसिएशन हो गया, वेजेस सैलरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी बेड डेट्स का रह रहा है। ये बेड डेट्स वाली सिचुएशन में क्या करना है मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। पहले तो ऑलरेडी आपके पास एक बेड डेट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस में, चेक करो है क्या बेटा, बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में है क्या बेटा? कॉपी में नहीं मिलेगा, नोटबुक में वहाँ देखो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स है, नहीं मिल रहा आपको? ये देखो, ये रहा बेड डेट्स, कितना बेटा? ये बेड डेट्स और ये अभी का नुकसान, ये ऑलरेडी हो चुका और ये अभी वाला नुकसान, ये सारे नुकसान जाके इसमें ऐड हो जाने, ये सारे जो है नुकसान जाके ना डेटर्स वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे मैं आपको जो पहले से बेड डेट्स है, पहले से जो बेड डेट्स है 10,000 ये मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद जो भी नुकसान हुआ है वो मुझे इसमें आकर ऐड करना है, लेकिन मैं जो नुकसान हुआ उसकी जो कैलकुलेशन है वो बैलेंस शीट में जाके करना चाहता हूँ। तो पहले मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, बस एक ही चीज़ रह गई हमारी, समझ रहे हैं? तो इसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे, फटाफट बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करो, तो ज़रा करो फटाफट। ट्रायल बैलेंस के सबसे पहले वो उस पर जाएंगे, पहला क्या लिखा हुआ बेटा ट्रायल बैलेंस में? कैपिटल, वेरी गुड। तो आपने कैपिटल को लायबिलिटी साइड लिखते हैं ना, कैपिटल की वैल्यू लिखेंगे 12 लाख, और आपको पता है इसमें आपको हमेशा प्लस माइनस करना पड़ता है, ड्राइंग हो तो माइनस होता है, प्रॉफिट हो तो प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता था, प्लस होता था। तो बेटा इसमें से हम क्या करेंगे, पहले देख चेक करो, ड्राइंग्स है तो बेटा लेस कर देंगे ड्राइंग्स को, ये आता था सर 2,10,000, माइनस करने के बाद क्या बचेगा सर? 12 लाख में से 2 लाख के 11 बज रहे, नहीं 9,90,000। बेटा इसमें ध्यान से सुन लो मेरी बात को, पहले इसमें ना नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो प्लस हो जाता, नहीं बात करता हूँ। उसके बाद अब आइए इसमें ऐड कीजिए जी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, तो इसको अभी स्किप करते हैं, क्वेश्चन में अभी आया नहीं है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो अभी छोड़ देते हैं। अब आइए कैपिटल हमने लिख लिया, दूसरा देखिए आइटम क्या लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, चेक करूं दूसरा आइटम क्या लिखा हुआ है बेटा, ओपनिंग स्टॉक, ये आएगा नहीं, फर्नीचर आएगा ना सर, तीसरा है हमारा फर्नीचर, ये एसेट साइड आता है। मेरे बच्चे फर्नीचर कितना है, अब 15,000 का फर्नीचर इसमें एडजस्टमेंट था, तो इसको अपने को माइनस करना है, लेस डेप्रिसिएशन 20% बोले तो 3,000, और ये वैल्यू कितनी लिख देंगे 12,000। नालायक उतारने लग गए तुम फिर से आदत से मजबूत। फर्नीचर के बाद सेल्स है बेटा, वो हो चुका ऑलरेडी, परचेज रिटर्न भी हो गया, रेंट हो चुका, सैलरीज हो चुकी, बेड डेट्स हो चुकी, सन्ड्री डेटर्स आएगा बेटा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा यही रह गया था एक एडजस्टमेंट अपना, सन्ड्री डेटर की जो वैल्यू है वो 4 लाख है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। इसमें सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे सर, ये एडजस्टमेंट का माइनस कर रहा हूँ, देख लो इधर सर, यहाँ पे इन्होंने बोला था राइट ऑफ 50,000 एंड फर्दर बेड डेट्स, कह रहे ये जो बेड डेट्स हुए हैं ना, इसके अलावा और भी बेड डेट्स है, कितने का 50,000 का, ये पैसा डूब गया है, मिलेगा नहीं। तो पहले हम बेड डेट्स माइनस करेंगे सर 50,000, ध्यान से देखना इधर, ये एंड होते होते ना डेटर्स का फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। अब देखो पहले, अब 4 लाख में से 50,000 अगर मिलेगा नहीं तो कितना मिलेगा सर, फिर इसमें क्वेश्चन ने बोला जिसके मिलने के चांसेस है ना, ये मिलने के चांसेस है कि नहीं है, इसमें भी मुझे डाउट हो रहा है कि 5% नहीं मिलेगा, चेक करो देखो क्या लिखा, एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कह रहा जो मिलने के चांस जो मिलने बच गया था उसमें भी डाउट है कि नहीं मिलेगा, तो ये भी नुकसान है या फायदा है सर,
तो इसे लेस करेंगे सर, इसे भी लिखेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बेटा। इसका 5% कितना आएगा सर? 17,500 के बाद माइनस कीजिए बेटा। 350 में से 17,500 को माइनस करके बताइए कितना आएगा? 3,32,500। अब ध्यान से समझना, इसमें एक और चीज़ है, पहले स्टेजेस को समझने की कोशिश करो। पहला डेटर था मेरे पास 4 लाख का, क्वेश्चन ने बोला 4 में से 50,000 का नुकसान है, डूब गया, वो पैसा रिकवर नहीं होगा, हमने बड़ी कोशिश कर ली, अब नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो कितना मिलेगा? 3,50,000। जब ये 3,50,000 की बारी आई तो मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे हमें अभी भी डाउट हो रहा है कि पैसे नहीं मिलेंगे और उसके चांसेस है 17,500 नहीं मिलेगा, तो वो भी नुकसान है। अब 3,32,500। तो अकाउंटेंट ने मैनेजमेंट से पूछा कि भाई साहब ये 3,32 तो श्योर हो ना? तो मैनेजमेंट कह रहा है जी मैं श्योर तो हूँ, मिल तो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये वो लोग हैं इनको भी ना डिस्काउंट देना पड़ेगा तभी पैसे देंगे, वरना ये भी नहीं मिलेगा। तो जी कितना डिस्काउंट देना पड़ सकता है? तो बेटा ये आपको एक और चीज़ है जो प्रोविज़न है आपको बनाना पड़ रहा है डिस्काउंट के लिए, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो कहानी को आप समझेंगे तो याद रहेगा। पहले मैनेजमेंट से पूछा गया जी डेटर पे 4 लाख रुपए था, क्या वो 4 लाख मिल सकते हैं? उन्होंने बोला जी 50,000 वाला बंदा तो मिल ही नहीं रहा है, ढूंढ भी लिया हमने, सब कुछ कोशिश कर लिया, नहीं मिल रहा, तो ये पैसे बर्बाद हो गए जी। अब बताओ चांसेस जो मिलने के हैं वो 4 लाख से लगाएं या बचे हुए पैसे से लगाओगे? तो 350 हो गए जी। अब 350 से हमने कंफर्म करने की कोशिश करी तो उसमें लग रहा है कि इनको आपको लग रहा है कि इसमें भी डाउट है कि 5% नहीं मिलेगा, वो हटाया। अब ये जो बच गए इसमें भी लग रहा है कि डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है, और ये कितने % का डिस्काउंट देना पड़ सकता है सर? तो ये 2% निकाल लीजिए। ये तीनों जो है हमारे लिए एक तरीके का नुकसान है, ये तीनों जो है वो हमारे लिए क्या है? नुकसान है। बच्चा पार्टी 2% कैलकुलेट तो करो आप अपना, तुमने कर लिया ना, बाकी करने दो, उसने कोशिश भी नहीं करी, 2% निकालना भी नहीं आ रहा होगा कईयों को, तो आता निकालना 2%? फराज निकाल लिया? अच्छा चलो तुमने कर ही होगा यार, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। 6,650 इन सब को माइनस करके बताओ, इसमें से ये भी माइनस करके यहाँ पे वैल्यू रखने का है, इसको माइनस करके अब वैल्यू रखना है यहाँ पे। $850 आएगा यार, $3,26,800। बेटा ये नुकसान हो गए, 3 नुकसान हो गए डेटर में से। इससे पहले आपने डेप्रिसिएशन निकाला, एक बार नुकसान होता था किसी एसेट्स में, यहाँ 3 बार हो रहा है। पहले बेड डेट से, फिर अनुमान लगाने से कितना नहीं मिलेगा, फिर इस बात से भी कितना और डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो इतना हम मान के चले कि डेटर से ये मिलेगा। ये जो 3 नुकसान है ना, ये तीनों के तीनों पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ट्रांसफ़र करी जाएंगी पीएनएल अकाउंट में। तो अगर हम पीएनएल अकाउंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो बेटा ये जो इधर हमने निकाला था सबसे पहले बेड डेट्स, इधर ध्यान देना, लिखने मत लग जाना, इधर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूँ मैं, इसमें ऐड हो जाए, इसमें क्या ऐड करेंगे भाई? यहाँ पे लिखेंगे बेड डेट्स। ये फर्दर लिखने की वजह ये है कि ऑलरेडी जो बेड डेट्स है उसके अलावा ये वाला बेड डेट्स है, ये टोटल है जी 50,000 का। फिर आप इसी में ऐड कर देंगे आके प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो 5% आपने निकाला था वो आया था सर कितना? 17,500। इन तीनों को टोटल कर लीजिए,
77,500 और जो डिस्काउंट है उसको अलग से लिखिए सर, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 6,650, ये अलग से, और उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फटाफट इसका नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिए। नेट प्रॉफिट जो आएगा वो बताइएगा। नेट प्रॉफिट आना चाहिए, वैसे तो नेट लॉस भी आ सकता है। हाँ जी सर, इसको नोट कर लीजिए आप। पहले P&L को कंप्लीट कर लीजिए, फिर बैलेंस शीट पे चलेंगे हम लोग। तो क्रेडिट साइड का आया 12,54,500 जी, 12,54,500, और ये आया था जी 12,54,500 में से माइनस करा हमने 5,16,150 ना। $7,38,450 यही आ रहा है, चेक कर लो आप एक बार। 7,38,350, वेरी गुड। तो ये आ गया जी नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के बाद निकलो बैलेंस शीट की तरफ, उसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। इसको खुद से निकाल लिया आप लोगों ने, ट्राई खुद से करना। ये जो कैलकुलेशन है, वैल्यू है, चेक खुद से कर लिया करो कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ जानी है। चलें आगे। तो 7,38,350 आ गया। उसके बाद हम अगर देखें डेटर्स के बाद की लिस्ट को चेक करें तो एक बिल्स पेबल है। चेक करो ट्रायल बैलेंस में, देखो बेटा बच्चे, ट्रायल बैलेंस में चेक करो बिल्स पेबल कितना है सर। तो ये 8,000 हमने लिख दिया। बिल्स पेबल के बाद एडवर्टीजमेंट पेटेंट्स है सर, पेटेंट्स एसेट्स में आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स होता है पेटेंट्स, 48,000। पेटेंट्स के बाद है सर प्लांट एंड मशीनरी, ये नहीं लिखा हम लोगों ने, तो प्लांट एंड मशीनरी को लिख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी की अगर वैल्यू देखोगे तो 2,40,000 है। अब इसमें से लेस करना पड़ेगा, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, 24,000 माइनस कर लेंगे, बताइए बेटा कितना, 2,16,000 आ गया जी। जी उसके बाद की अगर बात करें प्लांट एंड मशीनरी के बाद परचेज, इंश्योरेंस, सेल्स रिटर्न, ट्रेड एक्सपेंस, वेजेस, इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ध्यान से रखना, इधर ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट आप लिखोगे यहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जैसे लिखा हुआ परसेंटेज के साथ वैसे लिखना। और इसके अलावा एक चीज़ और आएगा इसमें इन्वेस्टमेंट का, है ना, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया था बेटा इसका, 22,500। उसके बाद आइए सन्ड्री क्रेडिटर है आपका, तो लाइबिलिटी साइड लिख दीजिए जाके उसे, सन्ड्री क्रेडिटर को। सन्ड्री क्रेडिटर्स और वैल्यू है बेटा 1,90,000। सन्ड्री क्रेडिटर के पास कुछ, उसके बाद है कैश। आइए साहब कैश को भी लिख लेते हैं, कैश है 1,22,000। और नीचे आइए, इधर देखते चलो बेटा, इधर ध्यान देना। हमने एक एक करके ट्रायल बैलेंस की एक एक सारी लिस्ट देख ली। अब नीचे आते, पहला क्या लिखा हुआ बेटा, ये जाएगा बैलेंस शीट में ना, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टॉक के नाम से, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 7,50,000। ध्यान से देखते चलना है। अगला एडजस्टमेंट बताओ क्या लिखा हुआ है,
डेप्रिसिएशन बेटा वो लिख चुके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वेजेस, सुनो सुनो वेजेस है, तो वेजेस में आप आएंगे बेटा, इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये है 20,000। और उसके बाद बेड डेट्स वाला हो गया, इन्वेस्टमेंट वाला भी हो गया, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिख दी। बस नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे ऐड करना है। कितना था नेट प्रॉफिट आपका, 7,38,350 ये आ जाएगा। अब टोटल कर लीजिए बोथ साइड, पहले कैपिटल वाली वैल्यू लिख लीजिएगा, उसके बाद टोटल कीजिएगा। कैपिटल वाली वैल्यू को लिख के टोटल कर लीजिए। ये आया जी 17,28,350। उसके बाद आप प्लस कर लीजिए 8,000 को, फिर आपने 1,90,000 और ऐड करना है सर, इसमें 50,000 और ऐड करने हैं, और फिर ये है सर 20,000, तो 19,96,350 आ रहा है इधर का टोटल। बताइए सर। दोनों साइड का टोटल करो, टोटल करने के बाद मुझे वैल्यू बताओ दोनों साइड की क्या आ रहा है। तो ये है 3,25,850। यहाँ पे 1,000 रुपये गड़बड़ था। अब दोनों साइड को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा सर 19 लाख, यानी 19,96,350। 19,96,350। ठीक है जी, तो ये पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट तो था इसमें, काफ़ी अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट थे इसके अंदर। कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो।